मैं इस बहुत ही विशिष्ट चर्चा की शुरुआत के लिए राजेश बादल जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद चिन्मय जी, विकास संवाद सचिन जी, जिन्होंने इस विकास संवाद की यात्रा को एक आंदोलन बना दिया है। और जो इससे जुड़े हुए लोग वाकई में साल भर तक इंतजार करते हैं कि इस बार सचिन जी अपना जलसा कब करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं और किन विषयों पे बात कर रहे हैं। तो जब अगर ऐसी वैचारिक जिज्ञासा लोगों के अंदर पैदा हो जाए तो इसका मतलब आपका आंदोलन कामयाबी की ओर अग्रसर है। मेरे साथ ही नायडू साहब को सुनना हरदम अच्छा लगता है। अनुभवों का जो खजाना, जो लाइब्रेरी उनके पास है, वो हरदम हमें अमीर बनाती है। अरुण जी का तो कहना ही क्या, हम सब आज दिन में देख ही चुके हैं। रानी हम बहुत पहले से जानते हैं, रानी की प्रतिभा के बारे में कुछ है तो हमारे पास सबका। और प्रकाश जी से मैं अभी कह रहा था कि जब ये बोलते हैं, हम लोग कॉलेज में सुना करते थे कि लड़कियों के बारे में कहते थे कि जब वो बोलती है तो फूल झड़ते हैं, और जब जब प्रकाश जी बोलते हैं तो मुझे हमेशा फूल झड़ते हुए लगते हैं। तो ठीक है, अब अभी फूल झड़े पुष्यमित्र जी के बारे में मित्रों, ये बड़ा मुश्किल सा समय है। शाम का समय जब होता है ऐसे में कि जब आप दिन भर 11 बजे से लेकर लगातार 5:20 तक बात कर चुके हैं, तो एक जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो आप लोग छात्र हैं, अगर कुछ ऐसे लगता है कि जब आखिरी पीरियड हो तो वाइस चांसलर साहब का मैसेज आ जाए कि अब 1 घंटे वो भाषण देंगे, या कोई डीन पत्रकारिता के वो 1 घंटे उनकी क्लास होगी, या जो नौकरी कर रहे हैं तो बॉस ने मीटिंग बुला ली है, लास्ट में जबकि आप घर जाने के लिए बस्ता समेट रहे हैं तो लगता है कि अब राजेश बादल को सुनना पड़ेगा। तो बड़ा लगता है कि क्या करें, और आधा उत्साह। वास्तव में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो शेड्यूल है, दिन भर हम लोग वैचारिक मंथन करते हैं, लेकिन दिमाग है। आप देखते हैं कि सुबह ट्रैफिक का पुलिस का जो सिपाही होता है, जब आता है 10 बजे, उसकी सलामी बड़ी कड़क होती है, ड्रेस बड़ी साफ होती है, गलफ लगी होती है, और जब वो 5-5:30 बजे जाना होता है तो बड़े ढीले भाव से वो हाथ पांव हिलाता रहता है, एक तरफ बैठ के सीढ़ी पीता रहता है। तो अब ऐसी सूरत में कितनी बात की जाए, कितनी बात नहीं की जाए। पत्रकारिता का अर्थ और अर्थ की पत्रकारिता एक इतना लंबा विषय है, अंतर इतना कालखंड उसका इतना फैला हुआ है कि कितनी बात कहां से शुरू करूं, लेकिन उलझन तो है कहीं ना कहीं ना। अब वो अर्थवान पत्रकारिता रह गई है, और अब कहीं ना कहीं वो लोग रहे हैं जिनसे हम प्रेरणा पाते थे, और जिसको अर्थ भरी पत्रकारिता, अर्थ वाली पत्रकारिता में जब तब्दील होने से रोक पाते। हम लोग जब कहीं जाते हैं सेमिनार्स में और ये बात करते हैं कि जो आज की पत्रकारिता है उसके लिए हमारे पास रोशनी का पुंज के रूप में बहुत सारे पुराने प्रतीक महापुरुष मौजूद हैं, तो अक्सर नई पीढ़ी के लोग, नए लोग ये कहते हैं कि आप लोग पुराने लोग कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं कि रास्ता भी वहीं से निकलेगा। आज नहीं कल निकलेगा, कल नहीं परसों निकलेगा, जब भी निकलेगा रास्ता वहीं से निकलेगा। तो पुरानी चीजों के जरिए ही निकलेगा। आज स्थिति हमारी खराब हो गई है। रहीम साहब के सामने भी एक ऐसी उलझन आई थी और उन्होंने ये बात कही थी कि अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, और सांचे से तो जग नहीं, और झूठे मिले ना राम। कुछ ऐसी ही स्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। पत्रकारिता में उलझन है, हम भी उस कटघरे में खड़े हैं, हम पर सवाल उठते हैं। न्याय व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी हो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी। तो हम सब इस तरीके से हो रहे हैं और टीआरपी की उस दौड़ में है। चैनल, अखबार भी कहीं ना कहीं उस होड़ के शिकार हैं
तो मुझे एक कविता में अभी पुणे गया था और वहाँ पर किसी के मुंह से सुनी थी और मुझे लगा कि ये शायद आपको बतानी चाहिए। मैं आया मेरे बाद पड़ोसी आया, रात आई किसी ने पड़ोसी के घर में आग लगाई, पड़ोसी ने आवाज लगाई, जाकर मैंने आग बुझाई, बहादुरी दिखाई, मेरे साथ थी यश की कमाई जो मैंने उस रात कमाई, पर एक बात थी मैंने छिपाई तो वो आग थी मैंने लगाई। मामला कहीं यहीं से निकलता है। और पिछले साल जब हम सेवाग्राम में मिले थे तो कुछ चीजें महात्मा गांधी को लेकर जब बात आई थी, अभी हम लोग जब चाय पी रहे थे तब ये बात आई, नहीं लंच के समय जब सचिन जी से हमारी बात हो रही थी कि बार बार इस एक से एक साल में इतना महात्मा गांधी का नाम आया है तो नई जनरेशन से मैं सुनता है, मैंने सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी का नाम सुनते सुनते हम तो ऊब गए। ये आप लोग हो सकता है बच्चों ने भी आपस में ये बात कही, लेकिन क्या किया जाए, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम लोगों का बचपन गांव में बीता है और गांव में जब बचपन बीता है और ऐसे ऐसे मेरा बचपन तो आदिवासी गांव में बीता है। अभी जो बात हो रही थी पिछले सत्र में जेंडर वाली, मुझे याद आ रहा था कि मेरी माँ ने तो चूल्हे, बचपन में उस समय गैस तो होती नहीं थी, आदिवासी गांव में थे, तो हम सारे भाई बहनों को 5-6 वर्ष की उम्र तक मैं ही खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया था चूल्हे पर। जंगल से झोले में छोटे छोटे भाई बहन जाकर के लकड़ी भी ले आते थे। तो ऐसा बचपन बिताया है हम लोगों ने। तो हमने तो नहीं देखा कि कहीं जो जिस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ एकदम नकारात्मक, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है और सिवाय इसके लिए एक ही चर्चा किया जाए बिल्कुल। तो खैर वो सब्जेक्ट दूसरा था। तो बात गांधी की चल रही थी कि गांधी, अगर आज जो नए लोग बच्चे कहते हैं कि गांधी अगर होते तो क्या कर लेते, मेरे लिए जो पत्रकारिता का अर्थ है वो गांधी की पत्रकारिता का, इसलिए कि जब हम अर्थ वाली पत्रकारिता की बात करेंगे, बाजार के दबाव की बात करेंगे, राजनेताओं के दबाव की बात करेंगे, मैनेजमेंट के दबाव की बात करेंगे, अपने आप की चाहतों के बोझ से के दबाव से बात करेंगे, अपने आप के दबाव से बात के तले जब हम समझौता कर लेंगे, झुक जाएंगे, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। लेकिन गांधी के युग का जो दबाव था वो कैसा था, आप लोगों को याद होगा 1912, अरविंद जी बैठे हैं, 1912 अगर मुझे ठीक याद है तो कलकत्ता से जब राजधानी आई थी और वायसरॉय की एक सवारी निकल रही थी दिल्ली में, दिल्ली राजधानी बनाई थी, चांदनी चौक में जब वो सवारी पहुंची तो एक बम फटा और जो वायसरॉय उस हाथी पर सवार थे वो 4 महीने तक बिस्तर पर इलाज करते रहे। उसके बाद जो गोरी हुकूमत थी वो इस तरह से नृशंसता के साथ अपने क्रूर और विभत्स रूप में सामने आई हम सबके। देखिए कि उसके बाद से किशोरों नौजवानों को फांसी चढ़ाया गया, करतार सिंह सरावा जैसे नौजवान को फांसी चढ़ाया गया, 1919 में जलियांवाला बाग होता है, उसके बाद भगत चंद्रशेखर आजाद और उसके बाद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जाते हैं। तो एक ऐसा लंबा सिलसिला है कि उस दरमियान हिंदुस्तान में खौफ, आतंक इतना जबरदस्त था। कारण यही था कि 1857 का जो विद्रोह नाकाम हुआ था, उस समय जिस तरह से विरोध और फूट डालने की बात कही गई थी, वायसराय पर हमले के बाद और तेजी के साथ वो सामने आया था। तो दबाव का जो दृश्य उस समय था, ठीक उसी समय महात्मा गांधी अगर ये बात करते हैं 1919 में सत्याग्रह का निकालते हुए, जबकि ये बात नियम कानून था कि भाई अगर बिना परमिशन के, बिना अनुमति के आप अखबार नहीं निकाल सकते, कोई मैगजीन नहीं निकाल सकते, और अगर आपको अगर निकालना है तो उसका छपे हुए शब्द की अनुमति लेनी पड़ेगी। और उस आधार पर सत्याग्रह में गांधी जी ये लिखते हैं कि मैं सत्याग्रह का प्रकाशन बिना अनुमति के कर रहा हूं और ये प्रकाशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता, और इसके में लिखे हुए छपे हुए एक भी शब्द की मैं अनुमति नहीं लूंगा। तो देखिए उस दौर में गांधी का साहस क्या आज जिस साहस को दिखाने की जरूरत है उससे छोटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज का तो जो दबाव है आज के बाजार के और मैनेजमेंट के और पॉलिटिक्स के, वो तो बिल्कुल ही अलग है। गांधी के दबाव के आगे तो गांधी ने जिस तरह से उन दबावों का मुकाबला किया, आप याद करिएगा, गांधी ने जहां उन्होंने चाहा, जैसे क्रिकेट की एक भाषा में हम बात करते हैं कि जब कोई सेंचुरी लगाता है बैट्समैन रोहित शर्मा आता है, तो जब मर्जी आती है, सचिन जब होते थे कि जहां मन आता था वहां छक्के लगते थे, जहां मन आता था बाउंड्री जाती थी और सेंचुरी लगती थी। तो गांधी ने यही किया है, गांधी ने यही किया है। अगर दक्षिण अफ्रीका की अदालत में गोरे उसके पगड़ी का अपमान करते थे, काठियावाड़ी पगड़ी का अपमान करते थे, उसके विरोध में उसने जो है आर्टिकल लेके तूफान मचा दिया। लंदन में अगर उसके शाकाहारी होने का अगर विरोध किया जाता है लंदन में, तो वहां वेजिटेरियन में वो आर्टिकल लेके एकदम लोगों की राय बदल देता है। इसका नाम गांधी है। हरिजन जब निकालता है तो हरिजन में विचारों की वो ऊर्जा पैदा करता है जो हमें आज भी नहीं मिलती। बेचारे वो कहते थे कि बेचारे खुराक चाहिए हमको। तो विचारों का जो ये सिलसिला है, जो आदान प्रदान है, जो गांधी के जरिए गांधी ने उस गुलाम भारत में किया था, वो शायद हम कभी नहीं भूल सकते। माखनलाल चतुर्वेदी मेरे लिए पत्रकारिता का अर्थ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पत्रकारिता का अर्थ मैं आज भी उस अर्थ के साथ जीता हूं। और मुझे माफ कीजिए, ठीक है, छोटी मोटी कुर्बानियां सब देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर से कर्मवीर का प्रकाशन करने जाते हैं, डिक्लेरेशन देने जाते हैं, तो एक स्कॉटिश अधिकारी था जिसको डिक्लेरेशन देना था। तो एक बार बता दीजिएगा, तो स्कॉटिश मिस्टर मिथाइस थे, वो पूछते हैं कि मिस्टर चतुर्वेदी आप अखबार क्यों निकालना चाहते हैं, यहाँ से तो एक वीकली सीपी टाइम्स निकलता है, सेंट्रल प्रोविंस टाइम्स, अंग्रेजी में। माखनलाल जी ने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं है, अंग्रेजों की तरफदारी करता है, मेरा अखबार निष्पक्ष होगा। अब हर अंग्रेज ऐसा नहीं होता, संयोग से मिस्टर मिथाइस बड़े जेंटल थे। उन्होंने कहा माखनलाल जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये अखबार निष्पक्ष नहीं है, मुझे बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए, मैं खुद उसको निष्पक्ष बना के बताऊंगा। माखनलाल जी बोलते हैं कि ठीक है, आप तो बताएंगे, आप मुझे डिक्लेरेशन तो दीजिए। और 2500 रुपए निकाल कर उन्होंने अपनी जेब से रख दिए। ये क्या है भाई? उन्होंने कहा कि चूंकि जब मैं छापूंगा तो अंग्रेजी शासन की आलोचना होगी तो मेरे खिलाफ मामले दर्ज होंगे, तो 3 बार की जमानत का पैसा मैं लेके आया हूं, साथ में उधार लेके, ये रख लीजिए अभी से। मिस्टर मिथाइस ने वो पैसा लौटाया और कहा मिस्टर चतुर्वेदी जाइए अपना अखबार निकालिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको सीपी टाइम से कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो ये एक पत्रकारिता का अर्थ मेरे लिए ये। भगत सिंह की पत्रकारिता के बारे में 2015 में जो लड़का लिखता है, 1915 में, कि इस देश को जोड़ने वाली केवल एक ही भाषा है। महात्मा गांधी ने तो 3-4 साल बाद ये बात कही। वो 1915 में एक लेख लिखता है, हिंदी साहित्य परिषद से उसको पुरस्कार मिलता है, प्रथम श्रेणी पहला पुरस्कार मिलता है। उस समय 500 रुपए या 200 रुपए, 51 रुपए का पुरस्कार मिला था। तो भगत सिंह की पत्रकारिता आप देखिए, दरअसल भगत सिंह को किसी हिंसक कारण के कारण चलते नहीं फांसी लटकाया गया था। गोरे इसलिए खौफ खाते थे कि इस व्यक्ति में विचारों की वो आग है कि अगर ये भड़क गई चिंगारी तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा शोला है ये, इतना भय था उनको भगत सिंह से। उसमें क्या, एक जो पटाखा छोड़ा था उसमें क्या, उन्होंने कोई किसी को छींक भी नहीं आई होगी। और उन्होंने यही कहा था कि बहरों को जगह बताने के लिए थोड़ा शोर की आवश्यकता होती, इस तरह से कुछ था। तो उन्होंने क्या कहते थे, इश्क का नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग को पत्थर से पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। ये जब इस तरह से हो तो मेरे लिए पत्रकारिता का अर्थ वही है। आगे आइए, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, 20 मिनट में सारी बात खत्म करनी है। मेरे ख्याल में 6-7 मिनट होगा। राजेंद्र माथुर जी, राजेंद्र माथुर उस चिंगारी का नाम है जो इस सदी में उससे बड़ी रोशनी, उससे बड़ी मशाल,
उससे बड़ी वीरता और निर्भीकता की मिसाल दूसरे नहीं है। आपातकाल में जब घोषित हुआ और बड़े बड़े संपादकों ने घुटने टेक दिए, तो वो जिस अखबार के प्रधान संपादक थे उसका संपादकीय पृष्ठ खाली जगह खाली छोड़ी थी उन्होंने। और जब 1980 में चुनावों का ऐलान हुआ तो उन्होंने लगातार मुद्दों की सीरीज लिखी, श्रृंखला लिखी। उस श्रृंखला के जरिए लोगों में वो वैचारिक चेतना प्रवाहित की कि लोग देखते दंग रह गए। ऐसा प्रखर व्यक्तित्व था उनका कि मैं बता नहीं सकता। और इसलिए जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और दूसरे प्रेस कमीशन का ऐलान करती हैं, तो खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और अपने मुंह से, अपनी जबान से राजेंद्र माथुर का नाम लेती हैं और उनको सम्मानित करती हैं। ये पत्रकारिता का मेरे लिए तो कम से कम यही है। अफसोस ये है कि एक ही कमेंट में आप कहूंगा कि आज के संदर्भ में अगर आप कहेंगे राजेंद्र माथुर का एक, हाँ वैसे किसी का संदर्भ उनका कोई दूसरा था, कश्मीर आतंकवाद के सिलसिले में था, लेकिन मैं आज के संदर्भ में उसको लेता हूं कि हम मलेरिया के इंजेक्शन लगाते रहें और मच्छरों को पनाह देने वाले पोखरों से समझौता कर लें, ये कौन सी बात है? राजेंद्र माथुर का एक एक शब्द, ये तो एक एक लाइन आप पढ़िएगा, अद्भुत है, अद्भुत है। लेकिन चलिए अब मैं ये बात करता हूं कि आज जो है, लेकिन आज बहुत सारी चीजें बदल गई। जब इस देश का पहला चैनल आया था तो मैं भी उसके साथ जुड़ा हुआ था 10 साल तक लगातार, तो उस चैनल का संपादक था आज तक का। हम लोगों ने एक स्ट्रिंगर पॉलिसी बनाई, 2500 रुपया हम एक रिपोर्ट का देते थे, 2000 एक स्ट्रिंगर को, 90 सेकंड की स्टोरी का। आज 2019 है, अगर इनमें आप में से कोई स्ट्रिंगर रहा हो, अंदाज हो आज की स्थिति का, तो मैं बहुत सलाम करूंगा। आज 400-500 रुपए मिलता है, 600 रुपए मिलता है, और वो भी महीनों तक नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता, वो हालत हो गई है। ये 19 साल बाद हमने उस समय जब ख्याल रखा था तो हमने ये बात रखी थी कि एक स्ट्रिंगर को एक कैमरा किराए पर लेना पड़ता है, एक कैमरामैन किराए पर लेना पड़ता है, एक उसकी अपनी पत्रकारिता का कर्म होता है, एक वो गाड़ी लेता है, डीजल पेट्रोल लेता है, और वो दिन भर भूखा, हवा तो नहीं खाएगा, वो कुछ खाना पीना खाएगा, सारा दिन एक रिपोर्ट में लग जाता है। और 2500 रुपए अगर हम दे रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी, कोई बहुत अधिक पैसा नहीं। लेकिन आज 500 रुपए हम देते हैं, लोगों बेचते हैं, आओ लोगों ले जाओ, लोग महीने में कितना दोगे? 10,000 रुपए दोगे, 15,000 रुपए दोगे? तुम इंदौर में हो, तुम्हारे लोगों की कीमत 1 लाख रुपए महीने है। तुम भोपाल में हो, तुम्हारे लोगों की कीमत 50,000 रुपए महीने है। तुम मंडला में हो, तुम केवल 10,000 दे देना। ये हम देख रहे हैं इसका स्वरूप। मैं एक ही उदाहरण दूंगा, इसी ग्वालियर के पास एक राकेश पाठक जी हैं क्या? चले गए। यहां में आया था, 2002 की बात है, और मुझे खबर मिली कि हमारे सामाजिक बिखराव की स्थितियां कहां तक पहुंच गई हैं कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड और आसपास के उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के कुछ इलाकों में लोग अपने जीवित रहते अपना पिंडदान कर रहे हैं, अपने आंगन में या अपने स्मारक बनवा रहे हैं, उनपे अपनी मूर्तियां लगा रहे हैं और उनकी पूजा खुद करते हैं, अपने को खुद मूर्ति के रूप में बना लेते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा तो कभी सुना नहीं हमने। मैं आया, उस पर आधा घंटे की एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई। निष्कर्ष ये था कि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं था कि ये कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है, कोई फौज में है, कोई लंदन में है, आएंगे और उनका पिंडदान करेंगे। उस आधा घंटे की रिपोर्ट पर हमने करीब 2.25 लाख रुपए, मैं 5 दिन भटकता रहा चंबल के कीड़ों में और सब सारा 2-2.25 लाख रुपए का खर्च हुआ। जिस दिन वो रिपोर्ट प्रसारित होने वाली थी, अगर आप लोगों को याद है, उसी दिन एक ब्लू फिल्म अनारा गुप्ता जो मिस जम्मू थी उसकी कहीं से लीक हो गई और चैनल को मिली, और किसी स्ट्रिंगर ने 500 रुपए 700 रुपए में वो फुटेज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो इस तरीका होता है उससे भेज दी, और पहली बार हिंदुस्तान के उस नंबर 1 चैनल में बिना ब्लर किए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए वो फिल्म चलाई गई। सारा दिन प्रोमो मेरी सामाजिक बिखराव वाली स्टोरी का चल रहा था। मैं आलोचना नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय इस चैनल को लगता था कि उसकी TRP आएगी, उसको विज्ञापन अच्छे मिलेंगे। तो ये स्थितियां जब बदलती जाती हैं
तो मन को तकलीफ होती है। पहले इसलिए तो बहुत बातें बहुत लंबी है मित्रों, 20 मिनट में कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे कुछ पत्रकार मित्र हैं, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के एक सज्जन है, वो मीडिया सलाहकारों में थे, वो ऐसा दावा करते थे, मेरे पास आए कि आपने अब राज्यसभा टीवी छोड़ दी है तो एक आध तो बड़े काम करा लीजिए, योगी जी बड़े हमारे खास हैं, कुछ आपको भी मिल जाएगा, कुछ हमको भी मिल जाएगा। एक मीडिया सलाहकार, एक और राज्य के सज्जन आए मीडिया सलाहकार, यार दो चार काम बताओ यार, बड़ा बड़ा कुछ हमारा बन जाएगा, कुछ आपका बन जाएगा। मैंने उनको एक ही घटना सुनाई कि 2009 में मैं एक चैनल ग्रुप का 8 चैनल के 3000 कर्मचारी मेरे अंडर में थे और उस समय मेरी वेतन थी 4 लाख रुपए महीने। मध्य प्रदेश का भी एक उनका चैनल था। तो विधानसभा के जब चुनाव आए तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया और कहा कि चूंकि देखिए अब तो संकट आ गया है 2007 की आर्थिक मंदी के बाद, तो आप बताइए एडिटोरियल टारगेट क्या है। एडिटोरियल टारगेट क्या है? मैं चौंक गया, तो कभी हमारे एग्रीमेंट में था नहीं, आप ऐसा करिए 50 लाख रुपए महीने का टारगेट रख दीजिए एडिटोरियल पेड न्यूज। सीधे सीधे मैंने कहा जी मेरे एग्रीमेंट में तो है नहीं और मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं और मेरा ख्याल है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप सोच लीजिए। अगले दिन मैं गया, चुपचाप मैंने अपना इस्तीफा दिया। आप मुझे इसका पलायनवाद भी कह सकते हैं, लेकिन मैं वहां तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उस सिस्टम में रहता क्योंकि वो तो उतारू थे। तो आज का जो अर्थतंत्र है वो कुछ इस तरह का है कि पहले जनाब कोई शगुफा उछाल दो, फिर कर का बोझ टैक्स, फिर कर का बोझ कौम की गर्दन पे डाल दो। अरे रिश्वत को हक समझ के जहां ले रहे हो लोग, है और कोई मुल्क तो उसकी मिसाल दो। पैसे की स्थितियां ऐसे हो गई। लंबी बात है मित्रों, 20 मिनट मेरे हो चुके हैं। चन्मई जी की घंटी बजे तो मैं एक आध अगर चीज सुना के मैं फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। प्रकाश जी को सुनना है, नायडू जी को सुनना है, रानी को सुनना है और अरुण जी को सुनना है। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। धन के हाथों बिके हैं सब कानून, अब किसी जुर्म का पता ही नहीं। साहिर लुधियानवी साहब ने अपने अंतिम दिनों में लिखी थी गजल, लब पे पाबंदी तो है, एहसास पे पहरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। बुझ रहे हैं एक एक करके अकीदों के दिए, इस अंधेरे का भी लेकिन सामना करना तो है। झूठ क्यों बोलें फरोगे मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन